हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। प्रीलिम्स 2026 में गवर्नेंस का जो पोर्शन आया है उसमें से आज हम ये डिस्कशन जो है वो हमारे लिए कंडक्ट करेंगे। एंड देखिए, जो 2026 का प्रीलिम्स है या कोई भी और प्रीलिम्स है, क्वेश्चंस हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी ही बनते हैं। तो हो सकता है अगर आप कोई और वीडियो देखेंगे तो उसमें गवर्नेंस में एक दो क्वेश्चंस और ऐड किए होंगे, या जो मैंने सेग्रीगेट किया है उस हिसाब से आई एम टेलिंग यू देयर आर 3 क्वेश्चंस जिसको कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादा या तो एक्सक्लूसिव ऑफ गवर्नेंस या फिर ज़्यादा इंक्लाइंड टूवर्ड्स द गवर्नेंस आस्पेक्ट्स पाया एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। तो इसीलिए वो 3 क्वेश्चंस हम जो हैं डिस्कस करने वाले हैं इन द पोर्शन ऑफ गवर्नेंस और एज पार्ट ऑफ गवर्नेंस इन प्रीलिम्स 2026। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू निरंतर, that is National Institute for Research and Application of Natural Resources to Transform, Adapt and Build Resilience, which is a platform of institutions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, is are correct। मतलब नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से निरंतर जो कि एक प्लेटफॉर्म है बताया जा रहा है MOEFCC के अंडर, सो उस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इकोसिस्टम सर्वे एंड एनालिसिस इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, द लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जो इकोसिस्टम सर्वे एंड एनालिसिस विंग है या वर्टिकल है निरंतर प्लेटफॉर्म का, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू इन फ्रेमवर्क components as the assessment of bio resources। तो इसी इकोसिस्टम सर्वे एंड एनालिसिस को ही assessment of bio resources विंग के नाम से या वर्टिकल के नाम से भी बुलाते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी वर्टिकल अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ निरंतर एंड given its long standing national mandate to survey the map and floral terrestrial diversity, Botanical Survey of India, Kolkata serves as the lead institute for this vertical because उन्हीं का प्राइमरी मैंडेट या प्राइमरी काम है सिंस द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जब से वो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI कोलकाता की फाउंडेशन हुई है तब से उनका ही ये मैंडेट रहा है कि वो सर्वे करते हैं, मैप करते हैं फ्लोरल एंड टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी को। तो इसीलिए इकोसिस्टम सर्वेज एंड एनालिसिस या असेसमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज का जो विंग लीड है या लीडर है वो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता है। Now let's look at the second statement. Research management of ecosystem services is a vertical under this platform. The lead institute for which is Central Zoo Authority, New Delhi। अब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सबसे पहले तो मैं इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, विच इज़ कि एग्जामिनर जब इतने सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के अंदर एक बड़ा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट, फिर उसके बाद उसके बड़े बड़े 3 स्टेटमेंट्स उसके बारे में एनालाइज करने के लिए, तो यहाँ पे एग्जामिनर के लिए क्या ईजी होता है, यहाँ पे एग्जामिनर के लिए ईजी होता है सच के आसपास का झूठ बोलना। ये एग्जामिनर के माइंड की या एक अच्छे एग्जामिनर के माइंड की जो मैपिंग होती है क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम, जो पैरामीटर्स होते हैं क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम, उसमें एक पैरामीटर है सच के आसपास का झूठ, यानी कि आगे पीछे या बाकी सारी स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट होंगी और बीच में कहीं कोई एक स्टेटमेंट सडनली ऐसी होगी जो पूरी स्टेटमेंट सही लिखी होगी, बस उसमें एक फैक्ट, एक डेटा चेंज कर दिया होगा, ताकि जब आपका ब्रेन क्वेश्चन की बाकी स्टेटमेंट्स पे रिलाई करने लगे, यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो, और आप कॉन्फिडेंट फील करने लगे, और उस कॉन्फिडेंस के अंदर आपका ब्रेन जो है जो निटिग्रिटीज़ और हर स्टेटमेंट को एक लेंस के थ्रू चेक ना करते हुए सही मानते हुए, क्योंकि आपके पास समय की भी कमी है, समय के अभाव में इस तरीके की चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, तो वहाँ पे बस एक छोटा सा ट्विक करके उस स्टेटमेंट को गलत बना दिया जाएगा एंड आप लोगों से वो मिस हो जाएगा। तो इस एग्जामिनर जो है वो हमेशा सच के आसपास का झूठ बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यदि वो सीधा सीधा साफ सुथरा झूठ बोलेगा तो आप लोग पकड़ ही लेंगे। एग्जामिनर का सक्सेस इस चीज़ में है कि ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स इस तरीके से बनाई जाए कि आप लोगों के लिए पकड़ना मुश्किल रहे, तो वह एग्जामिनर का सक्सेस है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में कुछ वही खेल है। द लीड इंस्टीट्यूट डेजिग्नेटेड फॉर रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, एंड नॉट सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी की कोई कॉम्पिटेंस नहीं है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में हेडक्वार्टर्ड है, वहाँ पे वो है रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज का इंस्टीट्यूट लीड, अलॉन्ग साइड द कोऑर्डिनेशन फ्रॉम ICFRE रादर देन सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है इट्स प्राइमरी मैंडेट इज लिमिटेड टू रेगुलेटिंग जू स्टैंडर्ड्स एंड कैप्टिव ब्रीडिंग, जिसमें कि कंजर्वेशन भी आता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट अनसुटेड टू लीड अ बोर्ड और क्रॉस कटिंग इकोसिस्टम सर्विसेज जिसमें कि रिसर्च एक वर्टिकल हो। तो CZA का यहाँ पे कोई काम नहीं है। पूरा स्टेटमेंट सही, पहले वाला स्टेटमेंट सही, अचानक से बस एक
नेम चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट का, WII की जगह CZA डाल दिया। अब इसी तरीके से स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, Capacity Development Support is a vertical under this platform. The lead institute of which is Indian Institute of Forest Management, Bhopal. So the Indian Institute of Forest Management, IIFM, Bhopal, this statement is correctly stating, is specifically designated to lead as the institution for capacity development support. कैपेसिटी डेवलपमेंट के सपोर्ट के लिए यही लीडिंग इंस्टीट्यूट है इस वर्टिकल का। इट इज टास्क्ड विद स्पीयर हेडिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, कोलैबोरेटिव साइंटिस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड कंपोजिट कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क्स अक्रॉस द पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज इन द निरंतर प्लेटफॉर्म। हाँ, अब निरंतर प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ चीज़ें जो हमें ज़रूर से पता होनी चाहिए, चाहे आप इतनी डिटेल में जानते हैं या नहीं, जो सभी को पता होनी चाहिए वो ये है कि पहले तो निरंतर का फुल फॉर्म जो कि क्वेश्चन में आपको दिया ही हुआ है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म, अडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस। इसके अलावा व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? सी, दिस इज नॉट समथिंग न्यूली कंस्ट्रक्टेड। ये कोई इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी नहीं है, ये कोई फिजिकल फैसिलिटी भी नहीं है, ये कोई बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जिससे कि एक मैकेनिज्म बिल्ड किया गया है MOEFCC के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल सिलोज जो होते हैं ना वो ब्रेक किए जा सके और बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च को इन सारे इंस्टीट्यूट्स के बीच में प्रिवेंट करके, स्ट्रीमलाइन करके शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैब्स एंड GIS डेटा, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में लाने की कोशिश की गई है अमंग द एग्जिस्टिंग सबऑर्डिनेट एज वेल एज ऑटोनमस इन्वायरमेंटल बॉडीज। और वो बॉडीज कौन सी है? वही सारी बॉडीज जिनका यहाँ पे नाम लिया गया, जैसे BII, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसे कि IFCRE, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इन सभी की इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस के बीच के कोऑर्डिनेशन के लिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को प्रिवेंट करने के लिए ये निरंतर नाम का प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग वर्टिकल्स हैं, उन अलग अलग वर्टिकल्स को एक्सपर्टीज के हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस लीड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट निरंतर। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मेरा सेट है, बाय द वे, ये सेट डी के हिसाब से है। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी है और मैंने टाइप्ड वर्जन भी निकाला हुआ है। तो ये सेट डी के हिसाब से है, आपके पर्टिकुलर सेट में ये क्वेश्चन कहीं पे भी हो सकता है। सो रिगार्डलेस ऑफ दैट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द AI इम्पैक्ट समिट 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब AI इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में पहला स्टेटमेंट कहता है, द समिट्स इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क वाज बेस्ड ऑन 3 फाउंडेशनल सूत्रास, पीपल, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। एंड अगेन इस स्टेटमेंट की फाउंडेशन वही है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस की, यानी कि सच के आसपास का झूठ। यहाँ पे जो एक ज़रा सी चीज़ ट्वीक की गई है वो ये, यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, यहाँ पे प्लैनेट है। प्लैनेट, इट्स अबाउट पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। सो यहाँ पे जो सूत्रास है, फाउंडेशनल सूत्रास, 3 फाउंडेशनल सूत्रास ऑफ AI इम्पैक्ट समिट 2026 वर पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। द preamble of the summit stresses democratizing AI resources, which acknowledges the Charter for Democratic Diffusion of AI as a binding framework to support locally relevant innovation, strengthen resilient AI ecosystems while respecting national laws. ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि while the preamble and the core discussion heavily stressed on democratizing AI resources, the Charter for Democratic Diffusion of AI, the Charter for Democratic Diffusion of AI is explicitly recognized as voluntary and नॉन बाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बाइंडिंग फ्रेमवर्क। ये अपने आप में एक एक्सट्रीम क्लेम है। एक्सट्रीम क्लेम की स्टेटमेंट्स आपको रेड फ्लैग स्टेटमेंट्स होती हैं एंड मार्क करनी चाहिए एज इनकरेक्ट। हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रेमिंग में कोई एक्सट्रीम क्लेम तो नहीं है। इफ देयर इज एन एक्सट्रीम क्लेम, यू मार्क दैट स्टेटमेंट अ रेड फ्लैग। एंड anyways, it is of course not binding and it serves as a collaborative baseline to promote affordable access to foundational AI resources while fully respecting national laws. तो बाकी सारा सही कर दिया और अचानक से एक वर्ड गलत कर दिया। पूरे सेंटेंस में सब कुछ सही है, फैक्ट्स सही दिए हुए हैं, बस जो नॉन फैक्चुअल चीज़ है, एक वर्ड बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, उसमें ट्वीक करके आपको फंसाने की कोशिश कर ली। बट दिस इज व्हाट मेक्स दिस स्टेटमेंट द कहना कि बाइंडिंग नेचर है सोवरेन स्टेट्स के लिए और नेशनल लॉज के लिए, दे आर, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट। सो ऑफ कोर्स दिस मेक्स इट एन एक्सट्रीम क्लेम। Now, the next statement, statement number 3. The New Delhi Declaration on AI Impact was structured around 7 chakras or pillars, which included access for social empowerment, AI for sciences, secure and trusted AI.
ये जो स्टेटमेंट है ये एक सही स्टेटमेंट है. द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट 2026 वाज स्ट्रक्चरली मैप्ड अक्रॉस 7 वर्किंग ग्रुप टर्म्स, जिसको चक्रास बोला गया, यानी कि पिलर्स. द डॉक्यूमेंट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड पिलर्स फोकसिंग ऑन रियल वर्ल्ड अडॉप्शन इंक्लूडिंग, लेट्स सी 7 के 7 एक बार देख लेते हैं. नंबर 1 इज, मैं शॉर्ट में लिखूंगी पर मैं बोलूंगी पूरा, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट. नंबर 2 इज inclusion or access for social empowerment. Number 3 is secure and trusted AI, which means safe and trusted AI also. Then fourth is resilience. Fifth is AI for science and innovation. Sixth is democratizing AI resources. Seventh is AI for economic growth and social good. So these are the 7 chakras of the New Delhi Declaration on AI Impact 2026. अब इस समिट की कुछ की हाइलाइट्स के बारे में भी जान लेते हैं. लेट्स गेट बियॉन्ड द क्वेश्चन, थोड़ा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि देखा गया है कि मेंस के क्वेश्चंस और टॉपिक्स कैन लीड टू प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, एंड प्रीलिम्स के पूछे गए क्वेश्चंस कैन ऑल्सो लीड टू एनालिटिकल मेंस क्वेश्चन. सो यू श्योरली नीड टू नो मोर अबाउट दिस वन. तो की हाइलाइट्स ऑफ द समिट उसको देख लेते हैं. तो पहला है कि ये हमें देता है ग्लोबल साउथ लीडरशिप. ग्लोबल साउथ leadership. You asked me how. So it was hosted at Bharat Mandapam, New Delhi, and it marked the historic shift as the first major global AI governance forum. फर्स्ट मेजर ग्लोबल, मतलब पहली बार वर्ल्ड में AI गवर्नेंस के रिलेटेड अगर कोई फोरम ऑर्गेनाइज हुआ, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कंट्री ऑफ द ग्लोबल साउथ. तो इससे क्या लगता है, पता चलता है कि ग्लोबल साउथ एक इनिशिएटर बन गया है. यहाँ पे ग्लोबल साउथ या वर्ल्ड का जो सदर्न रीजन है उसने एक लीडरशिप अटेन की इन द AI सेक्टर. And now the next significant or key highlight of this summit is broad geopolitical consensus. Broad geopolitical consensus. As in, जो ये declaration थी, it achieved a highly diverse international consensus. बहुत ही diversity जो world की है, सबने मिलके इस पे सहमति जो है वो अपनी दी. And it was signed by nearly 90 countries of the world, as well as some organizations which included some significant countries were US, like US and China, like Russia, जो major powers हैं world की, और organizations जैसे कि EU ने इसको sign किया. और third but not the least highlight was the philosophical underpinning. ये तो आप ज़रूर अपने मेंस के अकॉर्डिंग तीनों की हाइलाइट्स नोट करके रखें. देखिए, इंडिया में हुआ था, तो इंडिया फ्रेम द विजन अराउंड द सिविलाइजेशनल इथोस ऑफ लाइक सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, विच मीन्स वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, एज वेल एज दूसरा स्लोगन क्या है, वसुदेव कुटुंबकम या कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली. तो हमने क्या अर्ज किया है, वी हैव अर्ज द टेक सुपर पावर्स टू ब्रिज द वाइडनिंग ग्लोबल AI डिवाइड एंड यूज इट फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस. सो दैट इज, मतलब ह्यूमनिस्टिक टच जो है पूरे मैकेनिकल टॉपिक को हमने दिया है with our philosophical underpinnings or philosophical ethos that India has pioneered for the world. So these were the key highlights of this summit. Now let's go to the last question for this discussion. It is about revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan. So which of the following statement with respect to revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, that is RGSA, is our correct? पहला स्टेटमेंट कहता है द पीरियड ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2026. देखिए, पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है. दूसरी बात, इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूपीएससी में यदि आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड, चाहे वो डेट हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो क्वांटिफिकेशन ऑफ समथिंग हो, तो न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें आई एम नॉट सेइंग 100%, आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग द सच के आसपास का झूठ और अ रॉन्ग स्टेटमेंट विच लुक्स लाइक अ राइट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी हाई एंड ईजिली हो सकता है. ये कौन डेट्स याद कर रहा है? एग्जामिनर को भी पता है कि इतना पढ़ने पे भी कोई बच्चा करेक्ट एग्जैक्ट डेट्स कैसे याद रखेगा. तो दो ही, या तो वो आप सेल्फ डाउट में गलत करके आओगे या वो सच में स्टेटमेंट गलत बनाएगा. तो डेट्स वाला स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली गलत होने के चांसेस हैं. हाईली
आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट दैट वुड बी, जो इस तरीके के स्टेटमेंट जिसमें उसको पता ना हो और डेट बेस्ड हो और वो उनको सही मार्क करके आए, दैट कैंडिडेट मस्ट हैव रियल ट्रस्ट इन द फैक्ट दैट द एग्जामिनर इज ऑन द कैंडिडेट्स साइड. बट नो, द एग्जामिनर इज ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड एंड ही इज ट्राइंग टू filter you out. That's what he is trying to do. Okay, that is his job and he needs to do, everybody needs to do their job well. So the statement 1 is incorrect. The original राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, जो ओरिजिनल वाला था, नॉट रिवैम्प्ड वन, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2018-19 से स्टार्ट होके टिल 2021-22 में उसको एंड किया. फिर रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया. कब लॉन्च किया? यस, 1 अप्रैल को लॉन्च किया था. बट कौन से ईयर में? इन द ईयर 2022. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2021. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ करेक्ट. 31 मार्च 2026 इज करेक्ट. सो सिर्फ एक ईयर ही बदला है यहाँ पे, 2022 से 2021 कर दिया है यहाँ पे ईयर को. हालांकि इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं यदि आप करना चाहें, दैट दिस टाइमलाइन मेक्स इट co-terminus with the 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल. और यही पर्पस था इस टाइमलाइन को रखने का. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज the key objective of revamped RJSA is to develop the governance capabilities of पंचायती राज institutions to deliver the sustainable development goals. जी हाँ, ये statement बिल्कुल सही है. In fact, it focuses strongly on something that the government has termed as localization of SDGs. Localization of the SDGs, या फिर जिन्हें अब कहने लगे हैं LSDGs. एंड ये होता है थ्रू 9 थीमेटिक फ्रेमवर्क्स. एग्जाम्पल के लिए पॉवर्टी फ्री, हेल्थी एंड वाटर सफिशिएंट विलेजेस. इस तरीके की चीज़ें जब विलेज लेवल पे अचीव की जाती हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो बॉटम अप अप्रोच से हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं एज अ नेशन. सो द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ RGSA revamped is to develop the governance and administrative capabilities of PRIs in this manner. Now let's look at statement number 3. The share of central funding for revamped RGSA is 100% for all states and union territories. देखिए, पहले तो आप मेरा ये वाला जो एक हिंट है कि अगर कहीं न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व हैं आपके GS1 के स्टेटमेंट्स में तो आप उनको एक डाउट से तो ज़रूर देखेंगे. बट इस वाले स्टेटमेंट में जो एक सही एस्पिरेंट है, जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि 3 तरीके की स्कीम्स होती हैं. सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, या तो फिर वो जो स्टेट स्कीम्स होती हैं. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं वो फ्लैगशिप स्कीम्स के नाम से भी जानी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं वही स्कीम्स 100% सेंट्रली फंडेड होती हैं. जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें रेशोज़ होती हैं कि किस तरीके से फंडिंग की जाएगी. तो ज़्यादातर क्या होता है, जो जनरल स्टेट्स हैं उनके बीच में और सेंटर के बीच में होता है 60-40 का रेशो. एंड 60% सेंटर देता है, 40% स्टेट्स देते हैं. उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं, हिली रीजन की स्टेट्स हैं, प्लस जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है जिसके पास खुद का लेजिस्लेचर है, उसके बीच में और सेंटर के बीच में होता है 90-10. ये सेंटर का शेयर, ये उन स्टेट्स या यूटीज़ का शेयर. फिर उसके बाद आते हैं जिनकी खुद की लेजिस्लेचर बिल्कुल भी नहीं है, सारे लेजिस्लेशन सेंटर से ही होते हैं, सारा गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन उन यूटीज़ का सेंटर से ही होता है. उनको करती है सेंटर 100% फंड इन सभी स्कीम्स के लिए. नाउ दिस स्कीम इन पर्टिकुलर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि ये वाला रेशो जो हमने डिस्कस किया उस तरीके से ये स्कीम वर्क करती है. तो स्टेटमेंट कहता है द शेयर ऑफ सेंट्रल फंडिंग फॉर रिवैम्प्ड RGSA इज 100% फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. पहली बात तो जहाँ पे आपका ये ऑल वर्ड यूज़ हो गया ना, ये ऑल वर्ड यूज़ हो गया, ये अपने आप में एक एब्सोलूट क्लेम जिसे कह सकते हैं या एब्सोलूट वर्ड है. और एब्सोलूट वर्ड वाले स्टेटमेंट्स को हम मार्क करते हैं रेड फ्लैग. तो रेड फ्लैग स्टेटमेंट है पहले ही. उसके बाद ये जो अपने अभी डिस्कशन कर ली उसके अकॉर्डिंग भी ये गलत ही है. तो इस तरीके से ये वाला जो रिवैम्प्ड RGSA है वो एक्चुअली एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है. अब यहाँ पे हमने स्कीम्स के बारे में भी इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा रिवाइज कर लिया है. एंड दिस इज इट फॉर दिस डिस्कशन पर्टिकुलरली फ्रॉम माई एंड. आई शैल सी यू अगैन विद सम अदर डिस्कशंस that will be useful for you. I hope you have found something out of this and gained something out of this. Thank you so much for joining this session.